अच्छा, चैप्टर नंबर 2 के जो हैं क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जी इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस टू गेट अ नल वेक्टर। कह रहा है जी आपके पास 3 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, और कह रहा है कि जी लेकिन उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इन 3 वेक्टर्स को ऐड करें और ऐड करके जो हमारे पास जो अब रिजल्टेंट वेक्टर आए वो जीरो वेक्टर आए या नल वेक्टर आए। कह रहा है अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप एक डायग्राम से शो करें। देखें, दो वेक्टर्स अगर हो ना तो दो वेक्टर्स के केस में बड़ा बड़ा इजी है कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका नल वेक्टर किस तरह बन सकता है अगर दोनों इक्वल वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो। एक वेक्टर अगर राइट साइड हो और एक वेक्टर अगर लेफ्ट साइड हो तो उस केस में तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर हासिल करना बड़ा इजी है। लेकिन यहाँ 3 वेक्टर्स हैं। अब 3 वेक्टर्स के केस में भी पॉसिबल है और ये तब पॉसिबल है अगर ये 3 वेक्टर्स कोई क्लोज शेप बनाए। अब देखें क्लोज शेप क्या होती है। क्लोज शेप जैसे आप ट्रायंगल और स्क्वायर रेक्टेंगल, तो 3 साइड्स वाली जो शेप होती है वो ट्रायंगल होती है। तो ये चीज तब पॉसिबल है अगर ये 3 वेक्टर्स इस तरह की डायरेक्शन में हो कि ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हो और उस ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हों वो ये 3 वेक्टर्स हों, तब पॉसिबल है। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बाकियों को आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा तो ऐसा बच्चे हो सकता है आपके नेट का इशू हो, क्योंकि मेरी साइड से तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं चले फिर भी जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। आप बेशक फिर बाद में सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से नेट का इशू नहीं है कोई भी, आपकी तरफ से इशू हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर अगली बात वो कह रहे हैं कि हमने सबसे पहली बात की कि जी हाँ पॉसिबल है कि हम 3 वेक्टर्स को ऐड करके नल वेक्टर हासिल कर सकते हैं। वो तब पॉसिबल है अगर ये तीनों वेक्टर्स इस तरह की डायरेक्शन में हों कि ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बन रहे हो और उस ट्रायंगल की जो साइड्स हो ना वो ये तीन हो। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं यस इट इज पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस टू गेट अ नल वेक्टर। अब आगे आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है। कंसीडर 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट दे रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखें, हम कह रहे हैं ना कि ये तीनों वेक्टर्स मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हो और उसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ऑब्वियसली बात है जो ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्यों होंगी, इक्वल होंगी। और ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखें इस तरह, डायग्राम बनी हुई है ना नीचे, तो ये तो 3 वेक्टर्स अगर इस तरह के ओरिएंटेड हुए हों, पहला वेक्टर ए इस तरह हो, फिर वेक्टर बी इस तरह बना हुआ और वेक्टर सी इस तरह बना हुआ। तो ये जो वेक्टर ए बी सी इस तरह के ओरिएंटेड है, जब मैंने इनको ऐड किया तो ये ट्रायंगल बन गए। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, अभी तो मैंने 3 वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, अब मैंने ड्रॉ करना है रिजल्टेंट वेक्टर या जो फाइनल वेक्टर होता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह बनाते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं पहले की टेल और लास्ट के हेड से। अब देखिए, अगर आप यहाँ पहला वेक्टर ए अज्यूम करो और लास्ट वेक्टर अगर आप सी अज्यूम करो तो ए की टेल और लास्ट का हेड दोनों के दोनों जो हैं वो पहले से ही एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं। तो यहाँ देखें रिजल्टेंट वेक्टर की बनाने की जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर तो हम बनाते ही किस तरह है, पहले की टेल को और लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे तो पहले ही पहला वेक्टर और लास्ट का जो हेड है वो ज्वाइन हो रहे हैं, तो यहाँ तो रिजल्टेंट बनाने की जगह ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है वो जीरो बन रहा है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। लेकिन हमारे केस में क्या है, देखिए हमारे केस में पहले की टेल और लास्ट का हेड पहले आपस में कंसाइड कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। अगर पहले कंसाइड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर बनाने की जगह ही नहीं है, इसलिए इस केस में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कितना है, जीरो। तो देखें ये फॉर्मूला अगर आप देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, तीनों वेक्टर्स को ऐड कर दें। लेकिन इस केस में हमारे वेक्टर्स इस तरह के गिवन थे कि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं और इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर जीरो है। ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जी 3 वेक्टर्स आपको गिवन है 2, 3, 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, और कह रहा है डायरेक्शन एट योर डिस्पोजल। डायरेक्शंस आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्शन जो मर्जी ले लें। कह रहे हैं क्या इन 3 वेक्टर्स को ऐड करके 0 बनाया जा सकता है? अब 0 हो सकता है अगर आप इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में देखो ना, 2 वेक्टर्स 2 और 3 हैं और 1 वेक्टर 5 है। तो ये 2 और 3 मिलके 5 के साथ कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन ये 2 और 3 5 के साथ मिलके तब कैंसिल हो सकते हैं जब उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हो। अब जरा देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो ये 5 इनके मैंने सबसे पहले नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है, तो वेक्टर ए को मैंने ए नाम दे दिया, बी को मैंने वेक्टर ए को मैंने 2 नाम दे दिया, बी को 3 और 5। देखिए अब मैंने ये अज्यूम किया कि समझने जो वेक्टर सी है जो कि 5 मीटर है, मैंने कहा जी वो राइट साइड लग रहा है, और जो 2 और 3 मीटर है ना वो मैंने कहा जी लेफ्ट साइड लग रहे हैं। अब इससे होगा क्या देखें, अगर वेक्टर 2 और 3 मीटर लेफ्ट साइड लग रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों ऐड होके कितना बन जाएगी 5, और वेक्टर सी तो लग ही 5 रहा है जो कि राइट साइड पे है। तो जो वेक्टर राइट साइड होता है उसको प्लस लेते हैं, और जो वेक्टर लेफ्ट साइड होते हैं उनको माइनस। ये ए और बी मिलके -5 बन जाएंगे, और वेक्टर सी जो है ये +5 है। तो जब मैं इन दोनों इनको ऐड करूंगा इन सबको, तो इन सब का सम कितना आएगा 0। और फिर इसके लिए चाहे तो आप यूनिट वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। जो वेक्टर राइट साइड लगता है उसके लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई कैप, और जो वेक्टर लेफ्ट साइड लगता है उसके लिए माइनस। सबसे पहले देखें वेक्टर्स आपने लेट कर लिए ए बी, चाहे तो बेशक आप डायग्राम बना लें इस तरह की जिस तरह मैंने बनाई है, और वेक्टर सी राइट साइड लग रहा है तो ये इस तरह। फिर आपने इन तीनों को ऐड किया, इनकी वैल्यू सब्सिट्यूट की, तो देखें -2 मीटर और -3 मीटर ऐड होके कितना हो गया, यहाँ माइनस साइन आएगा, -5 मीटर, और ये -5 मीटर +5 मीटर के साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जी व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विथ आई जे के। आई जे के हमने पढ़ा था कि ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इनका सिर्फ काम क्या होता है, इनका सिर्फ काम होता है डायरेक्शन शो करना। तो कह रहे हैं जी इन यूनिट वेक्टर्स के साथ इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखें ये जो यूनिट है ना वर्ड, ये यूनिट मतलब वो वाला यूनिट नहीं है कि जिसकी कोई यूनिट बताएं। ये जो यूनिट वेक्टर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो 1 होता है। ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ये 1 होता है, इसलिए इनको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर आई जे के यूज कहाँ होते हैं, कोई चीज जो अलोंग एक्स एक्सिस हो उसके लिए यूनिट वेक्टर आई यूज करते हैं, कोई चीज जो अलोंग वाई एक्सिस हो उसके लिए यूनिट वेक्टर जे यूज करते हैं, और कोई चीज जो कि अलोंग जी एक्सिस हो उसके लिए यूनिट वेक्टर के यूज करते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का तो सिर्फ मकसद क्या है, डायरेक्शन बताना। तो कह रहे अब डायरेक्शंस की तो कोई यूनिट नहीं होती। कह रहे सिंस डायरेक्शन हैव नो यूनिट्स देयरफॉर नो यूनिट्स हैव बीन अब डेजिग्नेटेड या असाइंड टू यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर आई जे की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि इनका सिर्फ मकसद डायरेक्शन बताना है, और डायरेक्शन हैज नो यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कैन अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव। अगर आप दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लो, क्या वो जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? पहली बात तो कह रहा है प्रूफ दें और एग्जाम्पल दें। देखें सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी। सबसे पहले ए डॉट बी का फॉर्मूला लिख लिया, ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है, ए बी कॉस थीटा। अब ये आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो मैंने आपको बताया था, वो कॉस कॉस थीटा पे या एंगल पे डिपेंड करता है, और कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव वैल्यू तब शो करता है अगर आपका एंगल जो है, अगर आपका एंगल 90 से बड़ा और 180 या 180 से छोटा, तो कॉस थीटा का आंसर नेगेटिव आएगा और स्केलर प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया कि जी जो है स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है अगर थीटा ये हो। प्रूफ मांगा है उसने, तो प्रूफ के लिए क्या करें, 90 और 180 के दरमियान कोई सा भी एंगल ले लें और वो पुट करके देख लें। दूसरा मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे एंगल 120, तो आप cos 120 लें, कितना आएगा -1/2। तो देखिए आंसर क्या आ गया, आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया। फिर उसने एग्जाम्पल मांगी है। अब एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी है, मैं कह रहा हूँ जी बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, और फ्रिक्शन ऑब्वियसली बात है बॉडी को कहाँ खींच रहा होगा, पीछे की तरफ। तो अगर आप इस केस में देखो तो थीटा कितना है 180, और cos 180 आप पुट करोगे तो कितना आएगा -1।
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर है तो पूछ लें बेशक। सर क्वेश्चन नंबर 2 एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू में ये कह रहा था कि जी 3 वेक्टर्स हैं, 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर। इन 3 वेक्टर्स की डायरेक्शन अपनी मर्जी से ले लें और ये बताएं कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं इन 3 वेक्टर्स को ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, अब आप इनको बिल्कुल इस तरह समझें, इस तरह 3 नंबर हैं और इन 3 नंबर्स के साथ आपने कोई साइन ऐसे लगाने कि इन 3 नंबर को अगर आप ऐड करो ना 0 आ जाए। तो अगर आप इन 3 नंबर्स पे गौर करो ना तो देखें, ये एक 5 है और जो दूसरे 2 नंबर्स हैं वो 2 और 3 हैं। अगर मैं 2 और 3 के साथ माइनस साइन लगा दूं तो जब मैं -2 और -3 को सॉल्व करूंगा तो वो -5 हो जाएगा और 5 के साथ तो प्लस साइन ही रहा। तो अगर मैं उस -5 और +5 को सॉल्व करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। मतलब ये जो मैंने 2 और 3 के साथ माइनस साइन लगाया उसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर था ना, जो 2 मीटर वाला वेक्टर और 3 मीटर वाला, इनके साथ माइनस साइन लगाने का मतलब है कि अगर मैं इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट अज्यूम करूं और 5 मीटर वाले वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट अज्यूम करूं, तो ये तीनों वेक्टर्स मिलकर 0 हो सकते हैं। जैसे मैं नीचे डायग्राम बनाई, मैंने वेक्टर ए इनको नाम दे दिए ए बी सी। तो मैं कहूँ जी अगर वेक्टर ए और बी लेफ्ट साइड है और वेक्टर सी जो 5 मीटर है वो राइट साइड है, अगर मैं तीनों वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि वेक्टर ए और बी लेफ्ट साइड लग रहे हैं, इनके साथ माइनस साइन आएगा, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो -5 हो जाएगा और वेक्टर सी राइट साइड लग रहा है तो उसके साथ प्लस साइन आएगा। फिर जब आप -5 और +5 को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एक दफा बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में कहा है ना कि आप बताएं कि पहले तो कहा है नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर कहा है कि जी प्रूफ करें। प्रूफ करने का मतलब ये है कि कोई सा भी, आपने जब कहा ना कि नेगेटिव तब होता है जब थीटा 90 से बड़ा और 180 से 180 से छोटा हो। इनके दरमियान कोई सा भी एंगल ले लें 90 और 180 के दरमियान, जिस फॉर एग्जाम्पल आप 120 एंगल ले लें और पुट करके देख लें तो देखें आपका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जी ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स का क्या मतलब है कि वेक्टर ए जीरो नहीं हो सकता और वेक्टर बी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, नॉन जीरो का ये मतलब है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं हाउ कैन देयर स्केलर प्रोडक्ट बी जीरो। अब अगर ए और बी नॉन जीरो नहीं है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो किस तरह हो सकता है? देखें, देखिए स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, नोट्स में ठीक कर लिएगा। ठीक है, अच्छा अब ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब उसने कहा है कि जी इनका आंसर 0 आ रहा है। अब 0 कब पॉसिबल है? अब क्योंकि देखें अब ए बी कॉस थीटा पूरा आंसर 0 आ रहा है, या तो ए 0 है या बी 0 है या कॉस थीटा 0 है। अब ए और बी 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं 0 हो सकते? क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि जी ए और बी 0 वेक्टर्स नहीं हो सकते। फिर इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है 0 तब आ रहा होगा जब cos थीटा 0 आ रहा होगा और cos थीटा तभी 0 आ सकता है जब थीटा कितना हो, 90। और थीटा 90 का मतलब है कि जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 तब आ सकता है कि अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब थीटा 90 हो। चाहे तो आप चेक कर लें, थीटा की जगह 90 पुट कर दें और cos 90 कितना होता है 0, तो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कितना आ गया 0। असल में ना स्केलर, एक बात याद रखें कि क्वेश्चन डिफरेंट होके भी आ सकता है। अगर मैं आपको ये ना कहता ना कि जी दो वेक्टर्स नॉन जीरो हैं या नहीं है, तो फिर तीन तीन पॉसिबिलिटीज थी। तीन पॉसिबिलिटीज ये थी कि या तो वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है या दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने परपेंडिकुलर वाली बात इसलिए की क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ खुद कि जी वेक्टर ए और बी नॉन जीरो हैं, तो वो जीरो नहीं हो सकते। इसलिए हमने कहा जी अगर वेक्टर ए और बी जीरो नहीं हो सकते तो फिर एक ही बात होल्ड करती है कि वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं हाउ कैन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज जीरो। अब वेक्टर प्रोडक्ट जीरो कह रहे हैं, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है
ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब ए क्रॉस बी, अब देखें अब इसका आंसर जीरो कब आ सकता है, या तो वही वाली बात, या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो या फिर साइन थीटा जीरो हो। तो ए और बी तो जीरो नहीं हो सकते, ऑब्वियसली बात है साइन थीटा जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो कब आता है, जब थीटा जीरो हो। और थीटा जीरो जीरो का मतलब ये है कि जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। चाहे तो आप पुट करके देख लें, थीटा की जगह जीरो पुट कर दें तो पूरा ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये बात याद रखें कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो। क्वेश्चन नंबर 7, why a particle only one force experiencing one force cannot be in equilibrium। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकता। देखें इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यही होती है कि जब उस बॉडी पे लगने वाली, अगर आप कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात करो, अगर उस बॉडी पे लगने वाले तमाम फोर्सेस का सम भी जीरो और उस बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क का सम भी जीरो। अब देखें तमाम फोर्सेस का सम जीरो किस तरह हो सकता है, दो बातें हो सकती हैं, या तो कि उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही, पहली बात, या हो सकता है उस बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हों लेकिन उन फोर्सेस को ऐड करके आंसर कितना आ रहा हो, जीरो। मतलब हो सकता है कोई एक फोर्स दूसरी फोर्स के साथ कैंसिल हो रही हो। अब फोर्सेस कैंसिल तभी हो सकती हैं जब कम से कम दो फोर्सेस हो, कोई एक फोर्स तो कैंसिल नहीं हो सकती ना। तो अगर एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उस बॉडी के ऊपर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस तो जीरो नहीं होगा, मतलब उस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगी। और अगर उस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ नेट फोर्स है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि एक अब इक्विलिब्रियम में होने की रिक्वायरमेंट ये होती है कि बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो, ठीक है। तो जब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो ऑब्वियस ही बात है नेट फोर्स भी कुछ ना कुछ होगी और बॉडी में कुछ ना कुछ टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा। कह रहे वी नो डेट फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, complete equilibrium, the sum of all the forces acting on the body must be zero। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन अगर एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है सम ऑफ फोर्सेस जीरो तो ना हुई और सम ऑफ टॉर्क भी जीरो नहीं हुए। और अगर सम ऑफ फोर्स जीरो नहीं है और सम ऑफ टॉर्क जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर दो फोर्सेस अगर बॉडी के ऊपर लग रही हो ना, तो पॉसिबिलिटी है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, और वो तब हो सकती है दो फोर्सेस अगर दो फोर्सेस इस तरह की हों कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हों, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके सम ऑफ फोर्स जीरो हो सकता है, तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन में हो सकती है। लेकिन एक फोर्स की वजह से कभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 बेशक स्किप कर दें, खुद चाहे तो पढ़ लिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, explain the warning never use a large wrench to tighten a small bolt। अब कह रहे हैं कि जी एक अगर छोटा सा बोल्ट हो, ये बात की जाती है कि जी छोटे बोल्ट को जो है कभी बड़े रेंच से ना खोलें, बड़े रेंच से या बड़े टाइटनर से ना ओपन करें। क्यों, ठीक है। असल में होता है कि अगर आप लार्ज स्पैनर यूज कर रहे हो ना, जैसे उसके क्वेश्चन में कहा हुआ है, अगर आप एक लार्ज स्पैनर यूज कर रहे हो तो लार्ज स्पैनर का जो मोमेंट आर्म होता है, और मोमेंट आर्म जो होता है डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो अगर आप एक लार्ज रेंच यूज कर रहे हो तो उसका मोमेंट आर्म बहुत ज्यादा होगा। और टॉर्क का मोमेंट आर्म के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और अगर आपका मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, और टॉर्क इतना ज्यादा होगा, देखिए क्योंकि बोल्ट बहुत छोटा है, जो नट है ना वो बहुत छोटा होगा, और अगर नट आपका इतना छोटा है ना तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बार बार वो आपका जो नट है ना वो स्लिप कर जाएगा। अगर कभी आपने किसी को काम करते देखा हो तो अगर वो बहुत बड़े टॉर्क्स बहुत बड़े रेंज से बहुत छोटा नट ओपन कर रहे हो ना, तो उससे इशू यही होता है कि बार बार जो उनका वो नट है वो स्लिप हो रहा होता है। और वो स्लिप इसलिए हो रहा होता है क्योंकि लार्ज रेंज है, लार्ज रेंज का जो है वो मोमेंट आर्म बहुत ज्यादा होगा, मोमेंट आर्म बहुत ज्यादा होने की वजह से टॉर्क बहुत ज्यादा होगा, और टॉर्क इतना ज्यादा होने की वजह से नट स्लिप होगा, और अगर नट बार बार स्लिप हो रहा है तो वो कभी नट टाइट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 6, सपोज यू आर गिवन अ नॉन जीरो वेक्टर। अब देखें, अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहे थे एक नॉन जीरो वेक्टर है, इसको उसने ए नाम दिया हुआ है, मतलब ए जीरो नहीं है। फिर कह रहे हैं आपने इस वेक्टर ए का एक अननोन वेक्टर के साथ, एक अननोन वेक्टर बी के साथ क्या लिया, स्केलर प्रोडक्ट लिया, और जब स्केलर प्रोडक्ट लिया ना तो आंसर जीरो आया। फिर लाइकवाइज आपने उसी वेक्टर ए का बी के साथ इस वेक्टर प्रोडक्ट किया, वो भी जीरो आया। अब एक बात देखें, अब जरा समझें एक बात, मुझे वेक्टर ए के बारे में ये पता है कि वो नॉन जीरो है, लेकिन मुझे वेक्टर बी के बारे में नहीं पता। मतलब मुझे इस बात के बारे में कंफर्म है कि वेक्टर ए जीरो नहीं है, लेकिन मुझे इस बात के बारे में कंफर्म नहीं है कि बी जीरो है या नहीं। तो कह रहा है क्या, देखें, अब आपने वेक्टर ए का पहले बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट लिया, फिर वेक्टर बी के साथ आपने क्या लिया, वेक्टर प्रोडक्ट लिया, दोनों केसेस में आंसर जीरो आ रहा है। कह रहा है क्या आप इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं बी के बारे में। देखें, सबसे पहले मैंने ये कंडीशन जो गिवन है कि स्केलर प्रोडक्ट भी जीरो आया, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी जीरो आया। अब देखें उसने, अगर मैं ये अज्यूम कर लूं फॉर एग्जांपल कि चलें जी ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, ए तो वैसे जीरो है, ए तो जीरो नहीं है क्योंकि ये तो गिवन है। अगर मैं अज्यूम करूं कि जी बी भी जीरो नहीं है, तो देखें, और उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जी ए डॉट बी जीरो आ रहा है, तो अगर ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, फिर तो ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबिलिटी यही है कि जी थीटा कितना है, थीटा 90 है, तभी जीरो आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कि वेक्टर्स ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब ये मैंने अजम्पशन की, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा है जी क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो है। अब देखें, अब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया ए क्रॉस बी, उसका फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, और अभी जो मैंने ऊपर रिजल्ट निकाला था उससे ये आंसर आया कि जी थीटा 90 है। अब अगर थीटा में 90 पुट करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ए बी। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि जी क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो आना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट भी जीरो आना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट जीरो तो नहीं आ रहा। अगर मैं वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल 90 मानूं तो मेरा स्केलर प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है, लेकिन मेरा वेक्टर प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि वेक्टर ए का बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट भी जीरो आना चाहिए और वेक्टर प्रोडक्ट भी जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो कोई थीटा की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसपे ए डॉट बी भी जीरो आए, ए क्रॉस बी भी जीरो है। देखें, ए डॉट बी जीरो कब आता है, जब थीटा 90 हो, और ए क्रॉस बी जीरो कब आता है, जब थीटा जीरो हो। तो मतलब ए डॉट बी जीरो तब आता है जब वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर हो, और ए क्रॉस बी जीरो तब आता है जब वेक्टर्स पैरेलल हो। तो दोनों कंडीशंस तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना एक साथ, कि वेक्टर्स पैरेलल भी हों और वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हों। तो इसका फिर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑब्वियस ही बात है फिर वेक्टर बी ही जीरो है। देखिए, अगर आप ए डॉट बी लें तो आपको मैंने तीन पॉसिबिलिटीज बताई थी ना, कि या तो ए जीरो है, या बी जीरो होगा, या थीटा की कुछ वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन में तो कहा हुआ है कि जी ए जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैंने कहा जी थीटा की भी कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसपे ए डॉट बी, ए क्रॉस बी दोनों जीरो। तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है फिर बी ही जीरो है। तो अगर आप ए डॉट बी निकालते हुए बी जीरो पुट करें तो ए डॉट बी जीरो आ गया, और ए क्रॉस बी निकालते हुए अगर आप बी जीरो पुट करें तब भी जीरो आ गया। राइट, तो एक दफा क्वेश्चन की समरी दोबारा सुन लें। एक वेक्टर ए था जो कि नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। आपने उस वेक्टर का पहले स्केलर प्रोडक्ट लिया बी के साथ, तो आंसर जीरो आया। फिर आपने उसी वेक्टर ए का बी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट लिया, तब भी आंसर जीरो आया। तो कह रहे इस चीज से आप बी के बारे में क्या अज्यूम करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सोचा कि जी अगर चलें ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, मैं मानता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जी ए डॉट बी जीरो कब आएगा। ए डॉट बी जीरो तब आ सकते जब थीटा 90 है। तो इससे मेरे पास ये रिजल्ट आया कि जी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो स्केलर प्रोडक्ट उनका 90 आ रहा है। अब यही 90 मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में पुट किया। जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में 90 पुट किया तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट तो आया ए बी, लेकिन मेरा क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो आना चाहिए था। मतलब ये कि थीटा 90 पे एक एक प्रोडक्ट तो जीरो हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जीरो नहीं हो रहा। तो थीटा की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिस पे दोनों प्रोडक्ट जीरो आए। ठीक है, फिर इसका मतलब यही है कि ऑब्वियस ही बात है, फिर ये मतलब है कि वेक्टर बी खुद ही जीरो है। तभी जब आप स्केलर प्रोडक्ट लोगे तब भी जीरो आएगा, और वेक्टर प्रोडक्ट लोगे तब भी जीरो आएगा। अच्छा हाँ जी फिजा, अच्छा आप कुछ पूछ रहे हो।
जी सर, अगर हमें क्वेश्चन दे दिया कि ए भी मतलब जीरो नहीं है और अगर हमें ये भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि बी भी जीरो नहीं है, तो फिर हम और जो इसका क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट दोनों जीरो है, तो हाँ, फिर फिर हम क्या पॉसिबल ही करेंगे? नहीं है। हाँ, फिर आप कहोगे कि जी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि देखें अगर आपको वो कह देते हैं ना कि जी ए और बी दोनों जीरो नहीं है और कहता है कि जी उनका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जीरो है, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है वो थीटा पूछना चाह रहे हैं कि जी थीटा बताएं। और ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसपे दोनों जीरो आए। ठीक है? फिर तो आपको कि जी ऐसा कोई एंगल पॉसिबल ही नहीं है जिसपे ए डॉट भी जीरो है और ए क्रॉस भी जीरो है। ठीक है? फिर देखें आखिरी बात वही कह रहे हैं, thus the only option which is consistent with both 1 and 2, 1 का मतलब है कि a डॉट भी जीरो है, 2 का मतलब है कि a क्रॉस b भी जीरो है। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई एक वेक्टर जीरो हो। और एक वेक्टर कौन सा जीरो हो सकता है? देखें a के तो बारे में उसने कहा है ना कि जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर b ही क्या है? वेक्टर b ही जीरो है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, a central force is the one that is always directed towards a same point. Can a central force give rise to a torque about that point? कह रहे हैं सेंट्रल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो हमेशा सेंटर से पास करे, ठीक है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे। सबसे पहले तो आप यस नो में जवाब देंगे, क्या सेंट्रल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है? तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती, तो सेंट्रल फोर्स कैन नॉट गिव राइज टू अ टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले देखें कह रहे हैं सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे। ठीक है, अब मैंने आपको अगर आपको याद हो जब हमने चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स किए थे, मैंने आपको कहा था अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है ना, तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होता है? जीरो। और टॉर्क जीरो क्यों होता है? टॉर्क जीरो इसलिए होता है क्योंकि जो मोमेंट आर्म उस केस में बनता है ना वो जीरो बनता है। ये उस केस की मैं बात कर रहा हूँ जिस केस में आपकी जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे। तो कह रहे हैं टॉर्क ड्यू टू सेंट्रल फोर्स विल बी जीरो ड्यू टू बिकॉज मोमेंट आर्म इज जीरो। अब देखिए अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला यूज करें और उसमें अगर आप मोमेंट आर्म जीरो पुट करें तो टॉर्क कितना आ गया? जीरो। अब इसको समझाने के लिए एग्जांपल दी हुई आपको सैटेलाइट की। ठीक है, अब देखें सैटेलाइट की एग्जांपल किस तरह है। इस तरह ये अर्थ है हमारी और समझ लें ये इसके सराउंडिंग में जो है ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। अब अगर मैं बात करूं कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सैटेलाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है? नहीं कर रही। देखें सबसे पहले आप मुझे बताइए जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है ना, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के ऊपर है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रही है ना, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के ऊपर है। ठीक है, अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके दरमियान है? सैटेलाइट और अर्थ। और आपको पता है इसकी अगर मैं लाइन बनाऊं तो ये सैटेलाइट के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के सेंटर से पास कर रही है, और अर्थ का सेंटर हमने क्या कहा हुआ है? अर्थ का सेंटर हमने कहा हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है, जिसकी वजह से मोमेंट आर्म कितना होगा? जीरो। देखें तो कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, और अगर ये सेंटर ऑफ अर्थ से पास कर रही है तो एक सेंट्रल फोर्स है क्योंकि सेंटर से पास कर रही है। सो मोमेंट आर्म कितना होगा? जीरो। और अगर मोमेंट आर्म जीरो है तो टॉर्क कितना होगा? जीरो। तो सैटेलाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब एक दफा जरा क्वेश्चंस देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को इन क्वेश्चंस में तो जरा पूछ लें। सर क्वेश्चन नंबर 10 एक बार दोबारा रिपीट कर दें, लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने ये कहा, सबसे पहले कह रहा है कि जी सेंट्रल फोर्स, जो पहले बता रहा है सेंट्रल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी एक पॉइंट की तरफ या सेंटर की तरफ लग रही होती है। कह रहा है कि सेंट्रल फोर्स जो होती है टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो पहले तो आप कहोगे नहीं, सेंट्रल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती। क्यों नहीं प्रोड्यूस करती? क्योंकि सेंट्रल फोर्स ना ऐसी फोर्स होती है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही हो। और आपको मैंने चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स करते हुए बताया था कि देखिए हम जो मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म होता है डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है,
अगर आपकी फोर्स ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लग रही है तो मुझे बताएं मोमेंट आर्म कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आपकी फोर्स ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लग रही है। तो अगर आपकी फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो उस केस में मोमेंट आर्म 0 होगा, और मोमेंट आर्म अगर 0 है तो टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। पहली बात। फिर इस बात को जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल दी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि जी जो सैटेलाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ये अब देखें ये एक सेंट्रल फोर्स है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशन, देखें सबसे पहले बात ये देखें इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर ऑफ अर्थ से पास कर रही है, क्योंकि सेंट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ही होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सैटेलाइट टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर से पास कर रही है, मतलब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है, तो इस केस में मोमेंट आर्म कितना होगा, 0, और जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जिनको थोड़ा सा वॉइस का इशू था तो वो बेशक ये है कि वो क्लास में लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो बेशक वहां से क्लास दोबारा देख लीजिएगा।